हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग आज कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपकी डायरेक्ट लैंग्वेज है, जितने भी सेक्शन है, उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिसे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब जो वर्ड है पार्टनरशिप, अपने आप में क्या सजेस्ट कर रहा है कि रूल, रेगुलेशन, लॉज, जो भी प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारे आपके होंगे रिलेटेड टू द पार्टनरशिप। हमेशा पार्टनरशिप जो एक्ट है वो अपने आप में बता ही रहा है कि हाँ, हम लोग आज सिर्फ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग ही इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। अप टू द लास्ट सेंचुरी का जो मिडल था, उस तक जो कोर्ट्स डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए उस टाइम की चल रही कस्टम और यूजेस को यूज़ करते थे। मतलब जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते थे रिलेटेड टू द पार्टनरशिप, उनको शॉर्ट आउट करने के पर्पज से उस टाइम की प्रिविलेंट जो आपकी यूसेस है और कस्टम्स थी, सिर्फ उन्हीं के बेस पे उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे। लेकिन उनके जो कस्टम्स है उस टाइम के, वो इंडियन जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप एडिक्वेट नहीं मान सकते, क्योंकि इंडियंस की सिचुएशन अलग थी, ब्रिटिशर्स थे वो कुछ और कर रहे थे, तो उनको आप कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ था। जो इंडियंस के लिए पार्टनरशिप से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे, वो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर चैप्टर नंबर 11 और सेक्शन 239 से 266 के बीच में थे, जो आपके उस टाइम पे अनसेटिस्फाइड थे कि हाँ मतलब प्रॉपर तरीके से उसके जो भी डिस्प्यूट्स अराइज थे उनको आप सही तरीके से उनको शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको रिपील्ड कर दिया। रिपील्ड करने के बाद एक कुछ तरीके की सिचुएशन थी कि जहाँ पे इंडिया में जो ट्रेड है उसका डेवलपमेंट था। अब अगर ट्रेड डेवलप करेगा तो बेसिकली आपकी जो पार्टनरशिप है वो भी आपके एग्जिस्टेंस में आएगी। एग्जिस्टेंस में आएंगी पार्टनरशिप, तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो जाना आपकी आम सी बात है। तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपका कोडिफाइड सेटिस्फैक्ट्री आपकी प्रोविजन की ज़रूरत है। तो इन सबको ध्यान में रख के क्या किया कि एक मॉडिफाइड आपका कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट बिल था, उसको प्रिपेयर करके स्पेशल कमेटी को भेजा गया कि इस बेस पे आप इंडियन सिचुएशन जो है उसके हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट करो। तो जो बेसिकली जो ड्राफ्ट बिल था वो आपका बेस्ड था इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 पे, जो बाद में स्पेशल कमेटी ने क्या किया कि अपनी रिकमेंडेशन के साथ स्पेशल कमेटी को भेज दिया। स्पेशल कमेटी फिर क्या करेगी, उसने फिर भेजा आगे आपके खुद के रिकमेंडेशन ऐड करेगी स्पेशल कमेटी, और एक सेलेक्ट कमेटी थी उसको भेज दिया गया। और बाद में जो और भी जो आपके लेजिस्लेटिव प्रोविजंस थे उनको ऐड करके आगे फिर आपके लेजिस्लेचर के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब लेजिस्लेचर के अंदर एक स्पेशल जो कमेटी मैं बता रहा हूँ, वो उसके अंदर कुछ मेंबर्स के नाम है वो डायरेक्ट में दे रखे हैं, फर्स्ट पेज पे आप देख लेना। अब जो कमेटी है वो असेंबल्ड हो रही थी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आपकी असेंबल्ड हो रही थी 3 नवंबर 1930 से लेके आपकी 17 नवंबर मंडे तक डेलिब्रेशन के साथ और कंटिन्यूसली उसने अपनी मीटिंग हेल्ड करी है उस ड्राफ्ट बिल को एक एक्ट बनाने के लिए। उसके बाद एक बिल था जो एक बिल के रूप में इसको पास कर लिया, वो डिफाइन करता था या फिर अमेंड करता था। मतलब बेसिकली इसके प्रियम्बल के रिगार्डिंग कुछ ऐसा दे रखा है, बोलता है ए बिल टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको अमेंड करना और उनको डिफाइन करने के लिए एक बिल था वो पास किया गया विद सम एक्स्ट्रा नोट्स एंड प्रोविजंस विच हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड इन द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के अंदर उसको पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मार्जिनल जो भी नोट्स वगैरह थे और प्रोविजंस हैं उनको ऐड कर दिया गया। बोलता है वॉज प्लेस्ड बिफोर द कमेटी and the Indian partnership bill was passed by the legislature which received its assent on 8th of April 1932। 8th of April 1932 की इसकी असेंट की डेट है। उसके बाद इसकी एनफोर्समेंट की 2 डेटें दे रखी हैं आपकी। 2 डेट्स कौन सी हैं, फर्स्ट आपकी बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर 1932 और सेकंड आपकी 1 अक्टूबर 1933। अब ये 1 साल का गैप किसका है, 1933 जो है उस दिन सेक्शन 69 को एनफोर्समेंट में लेके आए थे और 1932 जो है उस दिन पूरा का पूरा एक्ट आपका लागू हो गया था एक्सेप्ट सेक्शन 69। अब ये 1 साल का किस नाम का गैप, बोलते जो पार्टनरशिप की फर्म्स जो आपकी इस एक्ट के आने से पहले एग्जिस्टेंस में थी उनको रजिस्टर नहीं किया गया। अब अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए आपको 1 साल का टाइम दे दिया। हालांकि ये चीज़ आपकी मैंडेटरी नहीं है कि आपको करवाना ही करवाना है, इनकेस नहीं करवाओगे तो इनके कुछ इम्पैक्ट आएंगे कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, अपना क्लेम नहीं कर पाओगे, तो वो सारे 69 में दे रखे हैं। तो इस वजह से उन पुरानी फर्म्स को जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी उनको टाइम दिया था कि 1 साल के अंदर अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको आप रजिस्टर करवा लो।
तो दैट्स ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अगर बात करें कि सब्जेक्ट मैटर क्या है इस एक्ट का, बोलता है पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप से रिलेटेड बात कर रहा है। सेकंड अगर देखें तो ओरिजिनल जो ओरिजिन है इस एक्ट का वो कहाँ से आया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, क्योंकि चैप्टर नंबर आपके मेंशन किया है 11 में। बेस्ड किस पे था, इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर। बैकग्राउंड में ये दोनों तीनों चीज़ें आप लिख सकते हो साथ में, सही है। दूसरा फिर उसके बाद एसेंट, इसके रिलेटेड आपका एक पीटी में क्वेश्चन बनता है कि एसेंट की डेट कौन सी है, 8 अप्रैल 1932। एनफोर्समेंट की डेट पूछ लेगा सेक्शन 69 की, या फिर अलग से पूछ लेगा कि 69 को छोड़ के पूरा एक्ट आपका किस दिन लागू हो रहा है। तो जो पूरा एक्ट है वो आपका 1 अक्टूबर 1932, और जो आपका सेक्शन 69 है वो आपका 1 अक्टूबर 1933। इसका पर्पस क्या मानोगे, टू गिव द टाइम टू द फर्म्स टू गेट रजिस्टर्ड। अब जो आपकी फॉर्म्स है उनको रजिस्टर करने के लिए कुछ टाइम दे देना। टोटल चैप्टर कितने बोलते हैं 8 हैं, और टोटल जो सेक्शन है वो इसके अंदर 74 आने वाले हैं। एप्लीकेबिलिटी इस एक्ट की होल ऑफ इंडिया, बेस्ड अपॉन इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890। सोर्स की बात करोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली। इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन की बात करता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज के बाद में, आज लागू हो गया उसके बाद जो भी डिस्प्यूट आएंगे उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है। और ना कुछ एक टाइम पे क्या है कि एक फर्म से रिलेटेड जो भी आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है ना, उसके जैसी कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं कई बार। जैसे पब्लिक कंपनीज होगी आपकी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होंगी, प्रोप्राइटरशिप जो आपकी फर्म्स हैं वो कैसी हैं, पार्टनरशिप फर्म कौन सी हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इनके रिगार्डिंग भी बात कर लेते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है ना एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो कितने होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। अब जो आपकी लिमिट है वो 50 कर दी गई है। इससे पहले 11 सेक्शन नंबर है आपका कंपनी एक्ट 1956 का, जिसके अंदर 10 और 20 की लिमिट थी। मतलब कोई कंपनी आपकी बैंकिंग कंपनी है या फिर नॉन बैंकिंग कंपनी है, उसके एक अकॉर्डिंग आपकी 10 और 20 की लिमिट थी। लेकिन अब 2013 का जो इंडियन न्यू कंपनीज एक्ट है उसके अंदर पार्टनर्स के नंबर्स को आपने इंक्रीज़ कर दिया, जो अब मैक्सिमम 50 तक हो गए हैं। अगर इन केस 50 से एक्सीड कर गया अगर पार्टनरशिप में कोई मेंबर्स जो आपके पार्टनर्स हैं वो, तो वो आपकी इलीगल फर्म कहलाएगी, वो आपकी एसोसिएशन इलीगल एसोसिएशन हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाकी सारा कुछ जो आपकी डेफिनेशन, नेचर, फीचर्स ऑफ आपकी जो पार्टनरशिप हैं उनके रिगार्डिंग बेयर एक्ट लैंग्वेज वो हम लोग नेक्स्ट की जितनी वीडियोस हैं उनके अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक चीज़, वीडियोस को ना एंड तक देखा करो, क्योंकि बीच में स्किप करते हो, वो स्किप मत किया करो। स्किप करोगे जो आपके बीच के पॉइंट हैं वो मिडिल में छूट रहे हैं, फिर लास्ट में समझ नहीं आएगा, पूरा कवर नहीं हो रहा, तो फिर वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और जो वीडियोस हैं वो आपको एंड तक पूरी देखनी है बिना स्किप किए। Thank you so much for watching this video.